हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में सबसे पहले हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना था, उसके बाद हमने रोगों के बारे में जाना था, उसके बाद आई थी उसकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा क्या होती है रोगों की। जो रोग हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं किसी रोग के अगेंस्ट, जिससे वो रोग ठीक हो जाता है, तो वो क्या होती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्रतिरक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था कि परपोषी जो होते हैं यानी कि जो होस्ट होता है, होस्ट के रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता जो होती है, यानी कि जैसे कि मनुष्य हो गया होस्ट, मनुष्य की बॉडी में कोई रोगजनक घुस जाए, उसकी जो जीवों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है और उसे ही बोलते हैं प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये कि आप किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, चाहे वो कितना भी खतरनाक रोग हो। तो प्रतिरक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा हमने अपने पहले टॉपिक में पढ़ी थी, जिसे इन्नेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये क्या होती है कि मनुष्य के शरीर में ये आनुवांशिक होती है सहज प्रतिरक्षा। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी कि किसी मेडिकेशन द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा प्रिफर करी हुई ये सारी जो एंटीबॉडीज़ ये होती है जो डॉक्टर द्वारा हमें बताई जाती है कि इस दवाई लेने से ये रोग ठीक हो जाता है, इस दवाई से ये रोग ठीक होता है। तो ये होती है हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सहज प्रतिरक्षा के बारे में हमने जाना था कि सहज प्रतिरक्षा जो होती है वो एक अविशिष्ट रक्षा प्रणाली होती है। ये जन्म से ही मौजूद होती है और आनुवांशिक होती है, और इसे हम आनुवांशिक प्रतिरक्षा और प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये जो प्रतिरक्षा होती है ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी बाह्य कारक होते हैं उनको रोकती है और उन्हें नष्ट करती है। और बाह्य कारक क्या होते हैं? बाह्य कारक के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा कर देती है ये। और ये अवरोध जो होते हैं, सबसे पहले आता है शारीरिक अवरोध। तो शारीरिक अवरोध में सबसे जो प्रमुख है वो है त्वचा, हमारी स्किन। यानी कोई भी रोग हो सबसे पहले उसकी जो रक्षा करती है, उसको हमारे शरीर में प्रवेश करने से जो रोकती है वो होती है हमारी स्किन। तो ये क्या करती है, किसी भी बाह्य कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अब दूसरा श्वसन, तीसरा जठरांत्र व जनन मूत्र पाथ जो होते हैं, पथ को आश्रित करने वाली जो एपिथीलियम की श्लेष्मा आलेप होती है यानी कि म्यूकस कोटिंग, ये बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। यानी कि एपिथीलियम की श्लेष्मा आलेप जो श्वसन द्वारा, जठरांत्र द्वारा, जनन मूत्र, इन सब में अगर कोई रोगाणु घुस जाए तो एपिथीलियम की श्लेष्मा आलेप बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। उसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि कायिकीय अवरोध। ये क्या होते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं लार, आंख के आंसू और आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये सारे आते हैं इसके अंदर। आते कोशिकीय अवरोध। हमारे शरीर के रक्त में पीएमएनएल यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं, जिससे श्वेताणु, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये क्या करती है, हमारे शरीर के जो रक्त होता है उसके बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासीन रंजी यानी कि पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स जैसे कि कुछ प्रकार के क्या होते हैं, श्वेताणु होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं और प्राकृतिक मार्ग लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये जो इतने प्रकार के होते हैं और ऊतकों में जो मैक्रोफेजेस होते हैं, इन रोगाणुओं का भक्षण करती हैं और इनको नष्ट करती हैं ये। उसके बाद साइटोकाइनिन अवरोध आता है। साइटोकाइन अवरोध क्या होता है? जो विषाणु होती हैं, संक्रमित कोशिकाएं होती हैं, वो विशेष प्रकार की प्रोटीन जिन्हें इंटरफेरोन कहते हैं, इन्हें स्रावित करती हैं और आसपास की असंक्रमित कोशिकाओं को इन विषाणुओं से बचाती है। इंटरफेरोन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरफेरोन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंटरफेरोन क्या होता है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं की विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो आसपास की जितनी भी असंक्रमित कोशिकाएं होती हैं इनको विषाणुओं से बचाती है इंटरफेरोन। उसके बाद था प्रदाह अवरोध। तो प्रदाह अवरोध में हमने पढ़ा कि जब शरीर या त्वचा में संक्रमण या ऊतक क्षय होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लालपन हो जाता है, सूजन हो जाती है, दर्द जैसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। और इस रक्त केशिकाएं क्या करती हैं, इससे रक्त केशिकाएं और ज़्यादा पारगम्य हो जाती हैं और ज़्यादा सतर्क हो जाती है, और जिससे जीव द्रव्य व भक्षी कोशिकाएं जो होती है वो रक्त से निकलकर संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाती है। और जीव द्रव्य में जो सीरम प्रोटीन होता है वो जीवाणुओं द्वारा स्रावित किए गए विषैले पदार्थ को निष्प्रभावी करता है। तो ये था आपका प्रदाह अवरोध। आज हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है।
मेडिकेशंस क्या होती हैं ये सब। उपार्जित प्रतिरक्षा में हम क्या पढ़ते हैं कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है और इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जब पहली बार किसी रोगजनक का सामना करती है हमारी बॉडी, तो ये एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में कोई रोगजनक गया और जब रोगजनक हमारी बॉडी में चला गया तो ये एक निम्न प्रकार की अनुक्रिया करेगा जिसको निम्न अनुक्रिया या फिर प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। उसके बाद और वही रोगजनक हमारे शरीर में अगर दोबारा प्रवेश कर जाए तो यह उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया करता है। तो ये होता है उपार्जित प्रतिरक्षा का काम कि पहली बार में गया तो एक नॉर्मल उसको साइन देगा और दूसरी बार में अगर वो एंटर करता है तो उसको क्या करता है कि उसको उच्च तीव्रता से यानी कि उच्च तीव्रता से उसको खत्म करने की कोशिश करती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के तंत्र को विशिष्ट लक्षण क्या है वो देखते हैं हम। विशिष्टता जानते हैं, विशिष्टता क्या होती है कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसकी विशिष्टता क्या होती है कि ये प्रत्येक रोगजनक को पहचान सकती है और प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होती है। यानी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कैंसर है तो डॉक्टर कैंसर की दवाई देते हैं, अगर हमें कुछ और बीमारी है तो ट्यूमर की बीमारी है ट्यूमर की दवाई देते हैं, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है दिमाग उस देते हैं, लीवर में प्रॉब्लम है लीवर की दवाई देते हैं। तो सबकी दवाइयाँ अलग अलग होती है ना। तो यही इनकी खासियत होती है कि इनके अंदर विशिष्टता होती है कि किसी भी रोगजनक के को ये पहचान सकती हैं और उसको नष्ट करने में सक्षम होती हैं। दूसरा आता है स्वयं व दूसरों के बीच विभिन्नता। कैसे करती हैं ये कि दूसरा रोगजनक क्या है और ये रोगजनक कौन सा है जिसके लिए मैं बनी हुई हूँ। तो ये क्या होती है कि ये बाहरी सूक्ष्म जीव एवं अणुओं तथा शारीरिक कोशिकाओं और अन्य अणुओं को पहचान कर उनमें भेद करती है। यानी कि जो बाहरी सूक्ष्म जीव होते हैं, बाहरी सूक्ष्म जीव और अणु और शारीरिक कोशिका व अन्य अणु जो हमारी बॉडी के अंदर है उन अणुओं को पहचान कर उनके अगेंस्ट ये उनमें विभेद करती है, उनको पहचान लेती है। अब आती है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, फर्स्ट है लिम्फोसाइट्स। ये होती है मुख्य कोशिका। तो इनमें लिम्फोसाइट्स में आती हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो वंश कोशिकाओं यानी कि स्टेम सेल व हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में वयस्क के अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि जो बोन मैरो होता है हमारा अस्थि मज्जा, उनमें बी व टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण वंश कोशिकाओं हमारी स्टेम सेल्स के द्वारा हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में और वयस्क के अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि जो भ्रूण होगा उसके फीटस के यकृत में और वयस्क के अस्थि मज्जा बोन मैरो में बी व टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी माध्यमित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं और टी लिम्फोसाइट्स कोशिका माध्यमित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं खाली। यानी कि बी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा काम करती है कि एंटीबॉडी माध्यमित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है और टी लिम्फोसाइट्स कोशिका माध्यमित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। अब आता है एंटीबॉडी माध्यमित प्रतिरक्षा तंत्र, जिनको बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी माध्यमित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। तो क्या हुई, ये बी लिम्फोसाइट्स हुई। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है कि ये जो होती है यह तंत्र हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए हानिकारक रसायनों, जीवाणुओं, विषाणुओं आदि से रक्षा करता है। हमारी बॉडी में अगर कोई हानिकारक रसायन चला गया, जीवाणु चले गए, विषाणु चले गए, उनसे हमारी रक्षा करती हैं बी लिम्फोसाइट्स। अगर कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से जुड़ता है और बी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन करती हैं उनका, कोई एंटीजन बी कोशिकाओं की सतह से अगर जुड़ गया 1%, तो बी कोशिकाएं क्या करेंगी, वो एक साथ एक्टिव हो जाएंगी और उनका विभाजन करना शुरू कर देंगी और जिससे 2 बी कोशिकाएं बनेंगी तुरंत। इनमें से एक होगी प्लाज्मा बी कोशिका और दूसरी होगी स्मृति बी कोशिका। प्लाज्मा बी कोशिका क्या करेगी कि वो उसको खत्म करने का काम करेगी और स्मृति बी कोशिका उसको पहचानने का काम करती है। तो ये ग्रुप में चलती हैं। अब प्लाज्मा बी जो कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री होती है प्लाज्मा बी कोशिका। अभी जो प्लाज्मा बी कोशिका होती है इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी तो बनाती है, पता है हमें, तो एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है और उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी जटिल यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है किसी भी रोगजनक के अगेंस्ट उसको खत्म करने के लिए।
तो बी प्लाज्मा बी कोशिकाएं हो गई। आपने सुना भी होगा कि जब कोरोना अपने पीक पे पहुंच गया था तो क्या हुआ था, प्लाज्मा थेरेपी आई थी कि लोगों का ब्लड लिया जा रहा था, उसमें से प्लाज्मा निकाले जा रहे थे, प्लाज्मा निकाल के प्लाज्मा थेरेपी लोगों के ऊपर अप्लाई करी जा रही थी जिनकी ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बन चुके थे कोरोना के अगेंस्ट। तो ये वही प्लाज्मा है कि प्लाज्मा में किसी भी रोगाणु के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं और फिर वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, किसी भी रोग को ख़त्म करने में सक्षम होते हैं। अब आती है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी क्या होते हैं हमारे, प्रत्येक एंटीबॉडी जो होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी हुई होती है, तो जिनमें से 2 बड़ी श्रृंखलाएं हैवी चेन होती हैं और 2 छोटी लाइट चेन होती हैं। डायग्राम में देखते हैं कि ये मैंने एंटीबॉडी का एक डायग्राम बनाया जिसमें ये जो बड़ी श्रृंखला है, ये जो बड़ी बड़ी एंटीबॉडी बनी हुई है ये हैवी चेन है यानी कि 2 बड़ी श्रृंखलाएं, और ये जो छोटी छोटी हैं ये लाइट चेन बनी हुई है। इनके अंदर रोगाणु यहाँ आके फिक्स हो जाता है एंटीबॉडीज़ के अंदर और यहीं पे वो नष्ट करती हैं इसको, किसी भी रोगाणु को। तो ये एंटीजन होता है और जो H2L2 एंटीजन का काम करता है इसमें, किसी भी रोगाणु को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। जो एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, अब एंटीबॉडी प्रोटीन के बारे में जानते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन क्या करता है, ये इम्यूनोग्लोब्युलिन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन नामक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एंटीबॉडी प्रोटीन, और ये होते 5 प्रकार के, IgA, IgD, IgE, IgM और IgG। जो IgA है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में स्रावित होने वाले जो इतने भी श्लेष्म पदार्थ हैं, श्लेष्म पदार्थ का श्रवण करता है, यानी कि माँ के दूध में IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी कि इसीलिए बोलते हैं कि माँ का दूध जो होता है वो 6 महीने तक नवजात शिशु को पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में जो एंटीबॉडी बनती है वो किसी भी दूध में नहीं बनती और वो उसकी नवजात शिशु की रोगों से रक्षा करती हैं। जो एंटीबॉडीज़ नवजात शिशु के अंदर जाती है, जो एंटीबॉडी जो माँ के दूध में पाई जाती है वो होती है IgA यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली एंटीबॉडी किसी भी नवजात शिशु के लिए। तभी नवजात शिशु को माँ का दूध सबसे पहले पिलाया जाता है और डॉक्टर भी बताते हैं कि कम से कम 6 महीने माँ का दूध बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, उसे रोगों से लड़ने के लिए उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाता है वो भी। ठीक है। अगर दूसरा श्लेष्म पदार्थों में, और IgA जो होती है श्वसन या खाने द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को निष्क्रिय भी कर देती है। यानी कि अगर कोई हम खाना खा रहे हैं या फिर सांस ले रहे हैं, उस टाइम कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये क्या करेंगी, उसको निष्क्रिय कर देती है। अब आता है IgD। ये क्या करती है IgD, ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं। सक्रिय करेंगी तो विषैले पदार्थ और एलर्जन जो होते हैं, यानी कि जितने भी विषैले पदार्थ हैं और जितने भी एलर्जन है, हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाना, किसी भी टाइप की कुछ भी एलर्जन होना, उनको क्या करती है, उनके विरुद्ध ये कार्य करती है IgD एंटीबॉडी। और IgE कोशिकाओं के संपर्क में जैसे ही IgD आएगी ये एलर्जन को स्रावित करना यानी कि उसको वहाँ से हटाना शुरू कर देगी। यानी कि दोनों कोशिकाएं मिलकर किसी भी एलर्जन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं ये एंटीबॉडीज़। अब आती है IgG। IgG जो है ये हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 75% अगर एंटीबॉडी कोई हमारे शरीर में पाई जाती है तो वो होती है IgG। ये क्या करती है, विषैले पदार्थों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद आती है IgM। IgM ये सबसे कम मात्रा में हमारी बॉडी में पाई जाती है, और ये जो एंटीबॉडी होती है ये संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचती है और IgA को बढ़ावा देती है। यानी कि IgA के साथ मिलकर ये IgM कार्य करती है और क्या करती है, किसी भी संक्रमण वाले स्थान को वहाँ से ख़त्म करने में IgA को प्रोटेक्शन देती है, उसको सपोर्ट देती है एक। तो IgA क्या हुई आपकी, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गई, माँ के दूध में पाई जाती है। IgE एलर्जन का काम करती है, एलर्जी को भगाती है। IgM हमारी बॉडी में सबसे कम पाई जाती है और IgG सबसे अधिक 75% हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो ये था हमारी बॉडी में हमने जाना प्रतिरक्षा के बारे में, यानी कि सहज प्रतिरक्षा हमने पढ़ लिया और उपार्जित प्रतिरक्षा हमने पढ़ लिया।
अपार्जित प्रतिरक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारी, ये एंटीबॉडीज़, IgG, IgA, IgE, IgM, IgG, IgD, जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं इनके कार्य क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करती हैं, किस तरीके से किसी रोगजनक के लिए ये उसको भगाने में सहायक होती है, उसको नष्ट करने में सहायक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में पूछी भी जाती हैं। तो इस चैप्टर को आप, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हमारी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैं उसको ज़रूर ही क्लियर करने की कोशिश करूँगी।